हाँ, तो 8th क्लास देखिए बेटा, आज हम आपका कौन सा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पाठ पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए। ठीक है बेटा, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बेटा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें क्या बताया है कि किस तरह आज के समय में जो डकैती फैली हुई है, ठीक है, जो चोरी है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, उससे क्या है लोग दुखी हैं। ठीक है, और आजकल का जो समाचार पत्र है वो आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। और लेखक के अनुसार जो स्वतंत्र भारत का स्वप्न किसने देखा था, गांधी जी ने, तिलक ने और टैगोर ने देखा था। यह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा है। ठीक है बेटा, आज के समय में जो ईमानदार लोग हैं, ठीक है, जो ईमानदारी से कमाने वाले जो लोग हैं वो क्या मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ठीक है, और धोखाधड़ी करने वाले लोग राज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लेखक के अनुसार क्या भारतीयों को क्या माना गया है, संतोषी प्रवृत्ति का माना गया है। ठीक है, कि भारतीय लोग हमेशा क्या रहे हैं, संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। ठीक है, और आम आदमी की जो मौलिक आवश्यकताएं होती है, तो मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है, कानून बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है बेटा, रोटी कपड़ा मकान क्या होती है, व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है, एक तो रोटी होती है मौलिक आवश्यकताओं में, एक कपड़ा होता है, ठीक है, एक मकान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्ति की क्या है, ये मौलिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है बेटा, तो जो आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, किंतु जो लोग आज भी क्या नहीं रहे हैं, ईमानदार नहीं रहे। ठीक है, भारत में कानून को क्या माना गया है, धर्म। ठीक है, धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा ही क्या माना गया है, धर्म माना गया है। कानून को तो धर्म माना गया है, लेकिन कानून से ऊंचा आज भी क्या माना गया है, धर्म माना गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि अभी भी लोगों में क्या बाकी है, यानी सभी लोग बेईमानी नहीं करते हैं, सभी लोग क्या नहीं करते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते हैं, बल्कि आज भी कुछ लोगों में ईमानदारी और सच्चाई बाकी है। ठीक है बेटा, तो किस उदाहरण के माध्यम से, यानी रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई है उस घटना के माध्यम से लेखक हमको ये बात बताते हैं। ठीक है, तो इन उदाहरणों से लेखक के मन में जो आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी भी निराश नहीं हुआ जा सकता। ठीक है बेटा, जो उस घटना के माध्यम से, यानी रेलवे स्टेशन पर जो घटना होती है, तो उस घटना से लेखक के मन में क्या जागती है, आशा की किरण जगती है। ठीक है बेटा, क्या जागती है, आशा की किरण। ठीक है, तो आशा की किरण जो जगती है, जागती है। ठीक है, तो उसके माध्यम से लेखक क्या कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर भी कहा है, क्या कहा है, कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए परंतु वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। ठीक है, इसलिए अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। पाठ का शीर्षक भी यही है। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने, जो लोग हैं, भगवान पर विश्वास करने के लिए उन्होंने बोला है, अभी आशा बाकी है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरीके से इसको बताया है, तो हम पाठ में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। ठीक है, पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसमें है कि क्या निराश हुआ जाए। ठीक है बेटा, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार क्या करे रहते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। ठीक है, इसमें लेखक क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाचार पत्रों में, समाचार पत्र किससे भरे रहते हैं, ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, यही समाचार पत्रों में आता है। एक दूसरे पर लोग क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है।
हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को कौन सी दृष्टि से देख रहा है? संदेह की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है बेटा, तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आजकल के जो समाचार पत्र आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समाचार किस बारे में आते हैं? चोरी डकैती भ्रष्टाचार के बारे में आते हैं। और लोग क्या लगाते हैं? एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो उन्हें देख करके क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ईमानदार नहीं रह गया है। और एक दूसरे को सभी व्यक्ति क्या करते हैं? संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर कार्यरत रहता है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या कह रहे हैं वो कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय इस संसार में सुखी कौन है? जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या दोष खोजने लगेंगे। ठीक है, यानी जो ईमानदारी से कमा के खा रहा है वो क्या है? दुखी है इस संसार में। और जो छल कपट के माध्यम से खा रहा है वो क्या है? सुखी है। ठीक है, लेखक ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जो कुछ नहीं करता वो क्या है? सुखी है। और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या खोजने लगेंगे? दोष खोजेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? क्या लेखक इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब आरोप इतने बढ़ गए हैं, लोग एक दूसरे पर इतना संदेह करने लग गए हैं। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो लोग उसमें क्या खोजने लगेंगे? दोष खोजने लगेंगे। और जो उसके सारे गुण हैं वो क्या कर दिए जाएंगे? भुला दिए जाएंगे। और उसके जो छोटे दोष हैं उनको भी कैसे बताया जाएगा? बड़ा चढ़ा करके बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। यानी वो अभी निराश नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद के मन में क्या है? अभी आशा है। ठीक है, उन्हें यकीन कैसे नहीं, यानी आज के समय को देख करके, आज के भारत को देख करके उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि जो महात्मा गांधी ने, तिलक ने, रविंद्रनाथ ने जिस भारत का स्वप्न देखा था क्या यह वही भारत है? ठीक है, कि किस तरीके से महान मनीषियों ने के सपनों का ये भारत है। ठीक है, तो यानी उनके मन में क्या है? थोड़ी सी आशा है। यानी भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता का मतलब क्या है? कि उनके मन में अभी भी आशा शेष है। ठीक है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले, निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ठीक है बेटा, इसमें क्या लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो लोग अपनी जीविका कमान चलाने वाले हैं कुछ मेहनत करके, वो क्या है? श्रमजीवी बन करके पिस रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। और जो लोग झूठ फरेब के माध्यम से जो रोजगार कर रहे हैं वो सुखी रह रहे हैं। ठीक है, यानी जो सच्चाई है वो किसके हिस्से में पड़ी है? केवल मजबूर और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो ऐसी स्थिति को देख करके क्या हिलने लगी है? लोगों की आस्था, यानी सच्चाई के प्रति जो उनकी आस्था है वो डगमगाने लग गई है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, जो भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो भौतिक विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जो सामग्री है, उनको उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और वही
परम है, यानी वही क्या है, श्रेष्ठ है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, यानी सभी मनुष्य में ये अधिकतर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन एवं बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना क्या है, बहुत बुरा आचरण है। यानी सामान्य तौर पर तो ये गुण है वो सभी व्यक्तियों में क्या रहते हैं, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं ये विचार, लेकिन पूरी तरह से ही इनको अपने जीवन में उतार लेना, पूरी तरह से ही इस आचरण को अपना लेना, ठीक है, इनको विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लेना, ये क्या है, बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी इन्हें उचित नहीं माना, इन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन आस्था को दूर करने के लिए एक ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ठीक है, यानी जो दरिद्र यानी गरीबी को मिटाने के लिए, ठीक है बेटा, गरीबी को मिटाने के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि कृषि, उद्योग आदि स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से क्या है, प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। ठीक है, वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जिन लोगों को दरिद्रता को दूर करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं और उनमें सुचारू रूप से कार्य को चलाने के लिए जिन लोगों को इसमें लगाया गया है, वे ही लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और दूसरों के सुख दुख की अपेक्षा वो अपनी सुख सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। ठीक है, कानून को कौन से रूप में देखता रहा है, धर्म के रूप में देखता रहा है, और आज भी भारत में कानून से अधिक धर्म को ही माना जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, यानी जो लोग धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ठीक है बेटा, तो इसमें धर्म को क्या बताया गया है, कानून से बड़ा बताया गया है। ठीक है, यानी धर्म और कानून दोनों हैं, लेकिन आज भी धर्म को कानून से बड़ी चीज़ भारतवर्ष में माना जाता है। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक क्या मानता है कि भारतवर्ष में अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, अर्थात लेखक के मन में आज भी इनके प्रति आशा है। वे सब दब अवश्य गए हैं, लेकिन अभी तक वो नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से क्या कहे, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। ठीक है, आज भी भारतवर्ष के लोग क्या करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को क्या समझता है, गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को क्या समझता है, पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कहने का क्या अर्थ बताया गया है कि आज भी लेखक को विश्वास है कि पूरी तरीके से जो मानव मूल्य हैं, आध्यात्मिकता है, सच्चाई है, ईमानदारी है, धार्मिकता है, वो आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी लोग गलत को गलत समझते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं।
ठीक है, सच्चाई पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो आज भी उन लेखक के हृदय में क्या समाई हुई है, आशा समाई हुई है कि आज भी लोगों के हृदय में ये बातें पूरी तरह से ये मूल्य पूरी तरह से समाप्त यानी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हैं उसको हम कल पढ़ेंगे।